अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 9 के फिज़िक्स से। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड मोशन। इसमें हम कुछ चीज़ें उसकी डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्या है। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स। उसमें हमने क्या स्टडी की थी? सिर्फ मोशन स्टडी की थी कि किस वजह से मोशन हो रही है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर स्पीड है बॉडी की तो उसमें भी मोशन है, एक सराउंडिंग चेंज हो रही है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मोशन। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, फिजिक्स की एक ब्रांच थे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो टाइप्स थी, एक डायनामिक्स और एक काइनेमेटिक्स। लास्ट चैप्टर हमने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया। अब ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डायनामिक्स, मतलब रीज़न ऑफ मोशन। लास्ट चैप्टर में हमने सिर्फ मोशन पढ़ा, हमने उसकी रीज़न नहीं पढ़ा कि किस वजह से मोशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो है हम उसके कॉजेज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी फिजिक्स की कौन सी ब्रांच हो गई? डायनामिक्स, जिसमें हम स्टडी करें मोशन और उसके कॉजेस के। सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास फोर्स। फोर्स बेसिकली होता क्या है? ठीक है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रही हूँ, वो पुश हो रहा है, ठीक है, उसका वेट नॉर्मल है, मैं उसको पुश कर सकती हूँ, ठीक है, वो हो रहा है पुश, मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ, वो अपनी प्लेसमेंट चेंज कर रही है वो चीज़। लेकिन अगर मैं अपने कबर्ड देखूँ, बिल्कुल लोडेड है, अब मैं उसको जो है पुश कर रही हूँ, तो क्या वो हिलेगी? नहीं हिलेगी भाई। अब क्या मैं फोर्स नहीं लगा रही, वो क्यों नहीं हिल रही? फोर्स जो है एक ऐसी चीज़ है जो या तो बॉडी को मोशन में ले आए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आए, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आए। या फिर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लाने की कोशिश करे, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप करने की या रोकने की कोशिश करे। तो यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस, या तो कर दे या फिर कोशिश करे प्रोड्यूस करने की, इन प्रोड्यूस द मोशन इन अ बॉडी, और विच स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फोर्स है, हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो समटाइम ये फोर्स क्या कर रही होती है? हमारे पास डिसॉर्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, मतलब उसके शेप में बिगाड़ पैदा कर देती है। सपोज कि मेरे पास एक एम्प्टी कैन था, मैंने उसको हैमर से फोर्स लगाना शुरू किया, अब क्या होगी? उसकी शेप चेंज होगी, जाहिर सी बात है। एक मेटल रॉड था, फ्लेक्सिबल था, मैंने उसको मोड़ दिया, जैसे हमारी नॉर्मली स्टील के स्केल्स होते हैं। या फिर स्प्रिंग थी, मैं उसको स्ट्रेच कर रही थी, अब मैं उसकी जो है लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच कर दूँ तो वो क्या होगा? स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस तरह मैं फोर्स लगा के जो है किसी भी बॉडी में डिफेक्ट या डिसॉर्ट कर सकती हूँ किसी भी बॉडी को। अच्छा, अब हमारे पास जो एक साइंटिस्ट थे न्यूटन्स, उन्होंने जो है अपने लॉज दिए थे, इनके 3 लॉज हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे पास मोशन के बारे में स्टडी किया था वो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि हमारे पास अगर किसी बॉडी की मोशन हो रही है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ही कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हम उसमें कोई उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना लाए, या फिर मतलब अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर मैं उसके पाथ में कोई डिस्टर्बेंस ना लाऊं, तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी। जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस आएगी वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेगी। उसके बाद हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, दैट इज़ न्यूटन। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। इसमें जो है इन्होंने 3 लॉज दिए थे। उनका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर मेरे पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, या फिर मूव कर रही है तो वो क्या करने की कोशिश करेगी? स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगी, जब तक कि मैं उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूँ या फिर उसकी स्टेट चेंज नहीं कर दूँ। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो मैं उसको वैसे ही रेस्ट में छोड़ दूँ, या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मैं उसको यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करने दूँ। इस लॉ को जो है हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। पहले इसमें क्या बताया था कि वो फोर्स लगा रहे हैं, अगर एक बॉडी घूम रही है तो मैं उसको घूमने दूँ, ठीक है, जब तक मैं उस पर फोर्स नहीं लगाऊंगी वो अपनी स्टेट चेंज करेगी नहीं। दूसरा उन्होंने बताया कि आप इसको एक एग्जाम्पल से समझें, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है। अगर मेरे पास, हम बस पे बैठे नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंशन है, हम बस पे बैठे हैं, नॉर्मली बस स्टॉप है, लेकिन जैसे ही बस जो है वो मूव करना शुरू करती है तो क्या होता है? हम बैकवर्ड जाते हैं। क्यों? गाड़ी तो आगे जा रही है, हमें आगे जाना चाहिए था, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हम क्या रेस्ट में थे, हमारी बॉडी रहती है
चाहती है कि हम उसी कंडीशन में रहें। अब गाड़ी तो आगे जा रही है लेकिन हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि हम पीछे ही रहें, तो इसलिए हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। यही गाड़ी फॉरवर्ड मूव कर रही हो, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ जाए, तो क्या होता है, हमारी बॉडी आगे फॉरवर्ड मूव करती है। क्यों? क्योंकि हम आगे जा रहे थे, हमारी बॉडी चाहेगी कि हम आगे ही जाते रहें। लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, बॉडी, बस तो रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी क्या चाहेगी, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से कि अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखे। तो वो स्टेट को कंटिन्यू रखने की वजह से क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगी। अब हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ आते हैं। अच्छा, इन्होंने जो सेकेंड लॉ ड्राइव किया था उसमें जो है इन्होंने रिलेशनशिप बताया था बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इन तीन चीज़ों के बिटवीन जो है इन्होंने हमें रिलेशन बताया था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन भी है। अच्छा, आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मैं डिफरेंट फोर्स एक ही बॉडी पे एक्ट करूँ तो उसमें जो है डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, मास सेम है दोनों का, मतलब अगर मैं एक बॉडी ले रही हूँ 2 kg की और उसमें मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 5 होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यही अगर 2 kg की बॉडी और इसमें मैं फोर्स 5 न्यूटन लगा रही हूँ, तो फिर जो है इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 2.5 होगा। मीन्स कि मैं जैसे जैसे फोर्स कम कर रही हूँ वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी कम होती जा रही है। मास तो कांस्टेंट है, अगर मैं एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगी तो फोर्स बढ़ेगी, और अगर मैं एक्सेलरेशन कम करूंगी तो फोर्स कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस पर उन्होंने कहा है कि दो अलग अलग बॉडीज़ हैं। ठीक है, एक ए है और एक बी है। आपको साइज से समझ आ रहा है कि ए जो है वो बड़ी बॉडी है, बी है वो छोटी बॉडी है। अब जो है, जो बड़ी बॉडी है उसका मास भी ज़्यादा होगा और जो छोटी बॉडी है उसका मास भी कम होगा। अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं तो कौन सी बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, बड़ी बॉडी या छोटी बॉडी? हमारे पास जो छोटी बॉडी है वो लाइटर बॉडी है। अगर लाइटर बॉडी को हम हल्का सा भी टच करें तो वो मूव करना शुरू कर देती है, और अगर हेवियर बॉडी को जब तक हम उसके अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा फोर्स ना लगा दें, तब जब तक हमारी अप्लाइड फोर्स उसकी अपनी फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए तब तक वो मूव नहीं करती। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा किसमें प्रोड्यूस होगी, छोटी बॉडी में, मतलब बी बॉडी में। अच्छा, अब यहाँ पे जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमारे फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करेगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम पीछे पढ़कर आए। तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा। जिस डायरेक्शन में मैं बॉडी में फोर्स लगाऊंगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा हमारे पास कि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आप नीचे रिलेशन देख रहे हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ। ये उस कंडीशन में होगा जब मेरे पास क्या हो जाए, मास कांस्टेंट हो जाए, मीन्स कि दोनों बॉडी का मास सेम है। अब अगर मैं एक में फोर्स ज़्यादा लगा रही हूँ तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स कम लगा रही हूँ तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अगर मैं देखूँ मास का और अप्लाइड फोर्स के रिलेशनशिप, तो मेरे पास अगर बड़ी बॉडी होगी मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, छोटी बॉडी होगी फोर्स कम लगाना पड़ेगा। और अगर मैं एक्सेलरेशन का देखूँ मास के साथ रिलेशन, तो एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन उल्टा होगा। मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स बॉडी हल्की है, और अगर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स बॉडी भारी है। तो एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है मास का, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दे रही हूँ। इनके कंबाइन करने से मेरे पास एक इक्वेशन आ जा रही है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ अपॉन एम। अब ये जब भी हम किसी भी इक्वेशन में से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, इज इक्वल टू का निशान आता है और एक जो है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट क्या है, के, इसको हम क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जा रहा है, एम ए इज इक्वल टू के एफ। देखिए एम यहाँ डिवाइड में था, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि के किसके बराबर है, 1 के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, के की जगह पे 1 पुट कर दें, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये जो है हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन थी, ये पेपर में पूछते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर इंटरनेशनल सिस्टम में मास की यूनिट क्या होगी, केजी, एक्सेलरेशन जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि फोर्स जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इन पूरे को मैं एक वर्ड में कह सकती हूँ, न्यूटन। अब मैं न्यूटन की डेफिनेशन बताती हूँ कि न्यूटन की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मली अगर पास्ट पेपर देखा जाए तो उसमें जो है ये न्यूटन की डेफिनेशन पूछी हुई है। न्यूटन जो है एक ऐसा फोर्स है
मतलब जब 1 न्यूटन फोर्स एक 1 kg बॉडी पे अप्लाई हो और उससे जो है 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको मैं क्या कहूँगी, ये क्या है, 1 न्यूटन है। ठीक है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जो है मैं अभी लेफ्ट कर रही हूँ। जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है मैं आपको पहले एग्जांपल्स डिस्क्राइब करूँगी, फिर उसके बाद हर एक एक प्रॉब्लम का सलूशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ पढ़ा हमने, वो लॉ ऑफ इनर्शिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, कोई मोशन करी तो वो मोशन में रहनी चाहिए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसमें उन्होंने जो है हमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन बताया। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। इसमें जो है इनकी स्टेटमेंट ये है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे मैं एक बॉल लूँ, उसको दीवार पे हिट करूँ तो क्या होगा, वो वापस बाउंस बैक होके मेरे पास आएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कहा ना हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो मैंने एक्शन परफॉर्म किया, उसका रिएक्शन हुआ। तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये बताते हैं हमें। इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, सपोज करें ये वाली आप फर्स्ट 4.6 टेबल देखें कि मेरे पास एक बुक है। अगर एक बुक किसी टेबल पे रखी हुई है तो उस टेबल पे जो बुक रखी हुई है वो बुक का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, जबकि नॉर्मल रिएक्शन या आर वो क्या कर रहा होगा, अपवर्ड मूव कर रहा होगा। और ये जो आर और डब्ल्यू हैं ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तभी तो वो बुक टेबल पे रखी हुई है। ओके, अब तक के लिए हमने इतना ही रखा है। अब इसके कुछ टॉपिक्स रह गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ वो मास, वेट, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।